वेलकम बैक टू द क्लास। देखिए टेस्ट नंबर 44 है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 एग्जामिनेशन के लिए। फोकस कर लेते हैं इकोनॉमिक्स पर। एक प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, जल्दी से इसका दे दीजिए आंसर। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति के घटक हैं? बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर या सभी, या केवल सीआरआर या एसएलआर। बेल आइकन को प्रेस रखना फॉर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। चलिए आ जाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़िए इसको। सी ए आर पूंजी पर्याप्तता अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजी पर्याप्तता अनुपात को वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए 1992 में अपनाया गया। करेक्ट है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात का निर्धारण भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किया जाता है। देखिए भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा नहीं किया जाता, ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो केवल एक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात को वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए वर्ष 1992 में अपनाया गया। पूंजी पर्याप्तता अनुपात का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब जो केंद्रीय बैंक है भारत का, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात का अभिप्राय है कि बैंकों को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति तथा अपनी अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बैंकों के पूंजी जोखिम को तय करने का एक तरीका है जो बैंकों के ऋणदान को प्रतिशत के रूप में बताता है। इस अनुपात का प्रयोग जमाकर्ताओं के हितों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का क्या उद्देश्य होता है? क्या उद्देश्य होता है बताइए जरा। लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति कराना। करेक्ट है। वित्त समावेशन को बढ़ावा देना। करेक्ट है। छोटे और सीमांत किसानों को ऋण प्रदान करना, ये तो है ही है। तो सारे के सारे कथन यहाँ पर करेक्ट हैं। तो 1, 2 और 3 इसका हो जाएगा आंसर। एक्सप्लेनेशन, भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं। कौन कौन से? लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण प्रदान कर दो, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, छोटे और सीमांत किसानों को ऋण देने के लिए, सेविंग व्हीकल के रूप में तो है ही है। अन्य असंगठित, ध्यान दीजिएगा, संगठित नहीं असंगठित क्षेत्र की इकाइयों जो उच्च तकनीक और कम लागत पर उत्पाद करने के लिए सक्षम हो या करते हों। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किन कारकों के द्वारा धन का आदान प्रदान किया जा सकता है? आईएमपीएस, एनईएफटी, यूपीआई। यूपीआई का तो यूज़ सब कर ही रहे हो, भीम यूपीआई, फ़ोनपे यूपीआई, और अब तो जो पेमेंट है आपका, ये क्या बोलते हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक, वो भी तो यूपीआई से लिंक कर रखा है। तो देखिए अगर आप लोग में से कोई इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करता होगा तब एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, और आईएमपीएस को जानता होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों इंटरनेट बैंकिंग के टर्म हैं और इनसे पैसे का स्थानांतरण किया जा सकता है, आदान प्रदान किया जा सकता है, भेजा भी जा सकता है और लाया भी जा सकता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। तो देखिए आईएमपीएस मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इनको याद रखिए फुल फॉर्म को। इन तीनों के द्वारा धन का आदान प्रदान किया जा सकता है। ऊपर के दो इंटरनेट बैंकिंग के टर्म है और नीचे का तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। तो मनीला फिलीपींस में नहीं है, इसका संघाई चीन में स्थित है। सेकंड हो जाएगा इनकरेक्ट, फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है वो ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी, जैसे ब्राज़ील हो गया, रूस हो गया, अपना इंडिया हो गया, चीन हो गया और दक्षिण अफ्रीका हो गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना विकासशील देशों में संरचनात्मक एवं समावेशी विकास को प्रोत्साहित राशि प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका मुख्यालय संघाई चीन में है, ना कि मनीला फिलीपींस में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कुछ कथन है, उन पर विचार कीजिए। बैंक दर, बैंक रेट, नगद कोष अनुपात मतलब सीआरआर, वैधानिक तरलता अनुपात मतलब एसएलआर, खुले बाजार की क्रियाएं मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन। उपरोक्त में से कौन से मौद्रिक नीति के घटक हैं? तो बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर और ओएमपी सॉरी, ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब बैंक द्वारा की गई खुले बाजार की क्रियाएं। ये सारे के सारे जो हैं 1, 2, 3, 4 मौद्रिक नीति के घटक हैं। तो देखिए निम्नलिखित घटक भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के प्रमुख घटक हैं, जिनको भारतीय रिजर्व बैंक तय करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। एग्जामिनर घुमा देगा, बोल देगा भारत सरकार तय करती है, तो नहीं तय करती भारत सरकार, केवल भारतीय रिजर्व बैंक करता है। जैसे बैंक रेट कितना रखा जाए, नगद कोष अनुपात कितना रखा जाए,
वैधानिक तरलता अनुपात मतलब SLR कितना रखा जाए। खुले बाजार की क्रियाएं मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है जैसे मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया, पैसा ज़्यादा हो गया तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई अपनी परिसंपत्तियां मतलब एक पेपर टाइप का कुछ कर लीजिए, उसको क्या करेगा? उसको मार्केट में बेचना शुरू करेगा। बेचना शुरू करेगा तो मार्केट के अंदर जो पैसा फंसा हुआ है वो, या अधिकता हो गई है पैसे की, तो वो आरबीआई के पास आ जाएगा। अब वो पेपर टाइप का जो भी होता है वो उसके पास चला गया, क्या नाम है, आप लोगों के पास आ गया। अब जब आप मार्केट में पैसा कम हो जाएगा तो फिर क्या करेगा? जो वो पेपर है उसको ख़रीदेगा अपने पास, जो बेचा था उसने, फिर पैसा देगा उसको उसके बदले। तो इसी तरह से वो मार्केट में जो पैसा है, जो तरलता है, जो पूंजी है, उसको ये करता रहता है बैलेंस। अगर कम हो जाएगी तो दे देगा, अगर अधिक हो जाएगी तो परिसंपत्तियाँ दे देगा आपको, आपसे पैसा ले लेगा। इसी तरह से ये करता है कंट्रोल। और परिवर्तनीय कोष अनुपात मतलब वेरिएबल रिजर्व रेशियो, ये सारे के सारे जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाते हैं और ये मौद्रिक नीति के घटक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? बैंकों का समापन ये भी है, शाखा का विस्तार ये भी है, और बैंकों का विलय ये भी है। देखिए कुछ भी करना हो तो भारतीय रिजर्व बैंक से सलाह लेनी पड़ेगी, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक है बैंकर्स ऑफ बैंक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, तो सारे के सारे हो जाएंगे करेक्ट। तो देखिए वाणिज्यिक बैंकों के संदर्भ में नगद आरक्षित अनुपात मतलब कैश रिजर्व रेशियो SCRR, और सांविधिक तरलता अनुपात मतलब SLR आदि के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक परिसंपत्तियों की तरलता को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त शाखा विस्तार, बैंकों का विलय, बैंकों का समापन करना, इन सब पर भी केंद्रीय बैंक का ही अधिकार होता है, जिसका नाम है आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक। 7वां प्रश्न है, बैंक रेट मतलब बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत करती है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है या केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। बताइए, बैंक रेट में अगर वृद्धि होगी तो इसका मतलब यह है कि जो केंद्रीय बैंक है मतलब अपना आरबीआई है वो महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। तो पहला करेक्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा इनकरेक्ट। तो समझ लीजिए इसको। देखिए बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है या उधार देता है। वाणिज्यिक बैंक कौन सी हो गई? जिनमें आपका अकाउंट है। आपका अकाउंट आरबीआई में तो है नहीं, किस में है? पीएनबी में होगा, एसबीआई में होगा, एक्सिस में होगा, ये सारी की सारी वाणिज्यिक बैंकें हैं। तो तरलता को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इस दर में आरबीआई द्वारा वृद्धि की जाती है। अगर आरबीआई मान लीजिए बैंक रेट में अगर वृद्धि कर देगी तो क्या करेगा? जैसे आपकी जो बैंक है ना, स्टेट बैंक जिसमें आपका खाता है, वो भी ब्याज दर बढ़ा देगी। फिर क्या करना है आपको? अगर 1000 रुपये बैंक से उधार लेने हैं तो मान लीजिए जो 1000 के बदले आपको पहले 1100 रुपये देने पड़ते थे, पता चला बैंक रेट बढ़ गया तो आपको 1000 के बदले 1200 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो इसमें घाटा किसका हुआ? आप लोगों का हुआ। तो बैंक दर में वृद्धि के चलते वाणिज्यिक बैंक भी अपने ग्राहक पर उधार दर या ब्याज दर को बढ़ा देते हैं। फलस्वरूप क्या होता है? उसके लोग कम ऋण लेंगे, क्योंकि बोलेंगे वेट करते हैं, क्योंकि उनको पहले 1000 रुपये 1100 रुपये चुकाने पड़ रहे थे, अब 1000 रुपये 200 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। तो लोग क्या करेंगे? वेट करेंगे या फिर ऋण कम लेंगे, तरलता की समस्या का समाधान होगा। इस प्रकार बैंक दर में वृद्धि का मतलब है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति अथवा संकुचित मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। नंबर 8 है, निम्नलिखित तरल संपत्तियों में से कौन सी एक बैंकों के पास सर्वाधिक मात्रा में होती है? बचत जमा, मांग जमा, सांविधिक जमा या करेंसी? देखिए इनमें से तो सबसे ज़्यादा करेंसी होती है किसी बैंक के पास। उसके पास मांग जमा होगी, फिर दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे तो करेंसी होगी, उसके बाद बैंकों के पास मांग जमा, फिर बैंकों के पास तीसरे नंबर पर होता है सांविधिक जमा, फिर सबसे कम होता है बचत जमा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में बैंक द्वारा प्राथमिक क्षेत्र में ऋण देने का तात्पर्य किसको या किनको है? बताइए किसको किनको ऋण देने से है? अगर आपसे किसी ने बोला कि जो भारत की जो बैंकें हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में ऋण दे रही हैं, तो कौन से क्षेत्र आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत? तो दुर्बल वर्ग आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, छोटे एवं उद्यम, छोटे और जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज आते हैं, मतलब लघु और छोटे उद्यम, ये भी आते हैं। किसान तो आएंगे ही आएंगे, तो सारे आएंगे। तो देखिए भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र में ऋण देने का तात्पर्य है इन लोगों को ऋण देने से, मतलब दुर्बल वर्ग को ऋण दे दिया बैंक ने लघु एवं छोटे उद्यम को ऋण दे दिया, बैंक ने किसानों को ऋण दे दिया, बैंकों ने छात्रों को शिक्षा के लिए ऋण दे दिया, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऋण दे दिया, सामाजिक अवसंरचना के लिए ऋण दे दिया, अल्प आयु समूहों को ऋण दे दिया, निर्यात साख के लिए ऋण दे दिया, कुछ अन्य बचे।
आपका काम इनसे हो जाएगा, रिवाइज कर लीजिए इनको। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुले बाजार की क्रियाएं मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या तात्पर्य है, अभी मैंने मोटा मोटा बता दिया था। तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना या आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। तो देखिए, आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना ही होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार की क्रियाएं। अगर पूछा जाए प्रश्न में कि खुले बाजार की क्रियाएं कौन करता है, भारत सरकार करती है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है, या किसी स्टेट का हाई कोर्ट करता है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं करता है, ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 ओनली। तो खुले बाजार प्रचालन एक ऐसा प्रचालन है जिसे भारत के रिजर्व बैंक द्वारा संपादित किया जाता है। इसका प्रचालन सरकारी प्रतिभूतियों को बाजार से खरीदने अथवा उसे बेचने के जरिए किया जाता है। खुला बाजार प्रचालन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नवत हैं। इस प्रचालन का मुख्य उद्देश्य बाजार में एक स्थिर आधार पर रुपए की तरलता स्थितियों का समायोजन करना है। जब कभी भी आरबीआई को यह लगता है या महसूस होता है कि बाज़ार में तरलता आवश्यकता से अधिक हो गई है, तरलता का मतलब बाज़ार में जो पैसा है वो आवश्यकता से अधिक हो गया है, कुछ ज़्यादा ही नोट बिखर रहे हैं, तो वह अपनी प्रतिभूतियों को बाज़ार में बेचकर बाज़ार से मुद्रा को कम करने का प्रयास करता है या कार्य करता है। प्रतिभूति लाइक चेक जैसा एक पेपर होता है, वही। अब क्या करता है आगे, इसी प्रकार जब तरलताएं दशाएं कमज़ोर होती हैं मतलब मार्केट में पैसा ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करेगा आरबीआई, बाज़ार से उन्हीं पेपर टाइप प्रतिभूतियों को ख़रीद लेगा और जिससे ख़रीदी हैं उसको पैसे दे देगा। तो क्या होगा, तरलता प्रवाहित करना शुरू कर देगा, मतलब पैसा मार्केट में पहुंचना शुरू हो गया बैंक से, आरबीआई से। अब आरबीआई इन सरकारी प्रतिभूतियों का जो विक्रय करता है वो खुले बाज़ार में करता है, खुले बाज़ार में संपन्न करता है, इसलिए इसको प्रचालन का नाम दिया गया है खुले बाज़ार की क्रियाएं, ओएमपी मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओएमपी गलत तो नहीं हो गया क्या, ओएमओ, सॉरी फॉर दिस, ये ओएमपी नहीं है, ओएमओ का मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलिए, तो 10 के 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे प्रश्न 10 हैं, लेकिन अगर स्टेटमेंट वाइज देखा जाए तो 35 से 40 तक मैंने आपको सॉल्व करा दिए। अच्छे से इनका रिवीजन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।